दोस्तों, ये कहानी है हैंगमैन रूथ और मेजर मार्किस वॉरेन की, जो दोनों ही बाउंटी हंटर है और रेड रॉक शहर जा रहे हैं बाउंटी कलेक्ट करने के लिए। बर्फीले तूफान की वजह से उन्हें एक हैबिटेशरी में रुकना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, ये फिल्म की स्टोरी है। ये एक वेस्टर्न ड्रामा फिल्म है जो क्वेंटन टैरेंटिनो ने डायरेक्ट किया था। हेटफुल एट की IMDb रेटिंग है 7.8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, लास्ट स्टेज टू रेड रॉक। गुरु युद्ध के कुछ समय बाद वायमिंग के बर्फीली घाटी में एक स्टेज कोच जा रहा है। उसमें हैंगमैन रूथ एक क्रिमिनल गैंग के लीडर डेजी डॉमरगू को लेकर शहर की तरफ जा रहे हैं। वो स्टेज कोच को चला रहे हैं ओवी जैक्सन। रास्ते में एक ब्लैक आदमी उनको लिफ्ट मांगता है, जिसका नाम होता है मेजर मार्किस वॉरेन। वो अपने आप को एक एक्स सोल्जर बताता है। ओवी कहते हैं कि लिफ्ट के लिए आपको मिस्टर रूथ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। रूथ थोड़ी पूछताछ के बाद मेजर मार्किस को लिफ्ट दे देते हैं और कहते हैं कि मैं शायद तुमको पहचानता हूँ। मैंने 8 महीने पहले तुमको चैटनोगा में देखा था। मार्किस भी उन्हें पहचान लेते हैं। रूथ एक पेशेवर हैंगमैन है जो डेजी को लेके रेड रॉक शहर में कानून के हवाले करेंगे और इसके बदले उनको $10,000 का इनाम मिलेगा। इसलिए रूथ ने डेजी और अपने हाथ को एक ही हथकड़ी से बांध रखा है ताकि वो भाग ना सके। सफर के दौरान रूथ मार्किस से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो अब्राहम लिंकन वाला लेटर है? अगर है तो मैं देखना चाहता हूँ। मार्किस बड़े शान से वो लेटर दिखाते हैं। रूथ वो लेटर पढ़ते वक्त डेजी उस पर थूक देती है, जिस पर गुस्साए मार्किस उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। रूथ और डेजी दोनों गाड़ी से गिर जाते हैं। इसके बाद रूथ मेजर पे शक करता है और कहता है कि शायद तुम डेजी के साथ मिले हुए हो, और उसे भी हथकड़ी पहनने को कहता है। रूथ के स्टेज कोच के पास एक और आदमी आता है जो अपने आप को क्रिस मैनिक्स द शेरिफ बताता है। रूथ उसके बातों पे भरोसा नहीं करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ना कोई बैज है ना कोई यूनिफॉर्म, मैं कैसे मान लूँ कि तुम शेरिफ हो। मैनिक्स बताता है, मैं अभी शेरिफ के ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए ही रेड रॉक जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें जो बाउंटी मिलने वाली है वो मैं ही देने वाला हूँ। वो कहता है कि उसका घोड़ा एक बर्फीले गड्ढे में गिर गया है, इसलिए उसे लिफ्ट चाहिए। रूथ इसके बाद शेरिफ को लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन मेजर के हाथ की हथकड़ी निकालते हुए कहते हैं कि क्रिस मैनिक्स मुझे बहुत बड़ा रेसिस्ट लगता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ मिला हुआ नहीं हो सकता। वो रेड रॉक की तरफ जाने लगते हैं। चैप्टर 3, मिनीज हैबिटेशरी। वो चारों मिनीज हैबिटेशरी पहुंचते हैं और उस जगह की रखवाली एक मैक्सिकन आदमी कर रहा होता है। उसका नाम होता है बॉब। वो कहता है कि मिनी एक हफ्ते के लिए अपने फैमिली से मिलने गई है और इसलिए उसने मुझे इस जगह की चाबी दे दी है। हालांकि मेजर को बॉब की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। रूथ और डेजी अंदर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक अंग्रेज़ आदमी दिखता है जिसका नाम होता है ऑसवाल्ड मोब्रे। वो कहता है कि मैं ही रेड रॉक का हैंगमैन हूँ। उस ढाबे में एक और आदमी बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है जो गेज, और देखने में वो थोड़ा संदिग्ध लगता है। रूथ उससे कहता है कि तूफान आने वाली है और हम सब लोग इस जगह पे कुछ वक्त बिताने वाले हैं, इसलिए तुम कौन हो मुझे जानना है। वो कहता है कि मैं अपने माँ से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है जनरल सैनफोर्ड स्मिथर्स, और वहाँ पे एक चेस बोर्ड रखा हुआ होता है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं होता है। मैनिक्स जनरल को देख के बहुत खुश होते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। सैनफोर्ड कहते हैं कि मेरा बेटा चार्ल्स कुछ साल पहले इस बर्फीले इलाके में मर गया था। रूथ सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और डेजी को मैंने पकड़ा है। उसे रेड रॉक ले जाके फांसी के फंदे तक मैं ही पहुँचाऊंगा। अगर तुम में से कोई उससे मिला हुआ है और उससे यहाँ से भगा के ले जाने के लिए आया है तो अभी बता दो। कोई भी उसके बात पर रिएक्ट नहीं करता। इसे देख के यही लगता है कि इनमें से कोई भी डेजी का गैंग मेंबर नहीं होगा, लेकिन रूथ को अभी भी तसल्ली नहीं होती, इसलिए वो सबके गन्स ले लेता है सिवाय मेजर और मैनिक्स के। वो सभी के गन्स के असला निकाल के फेंक देता है। मेजर जनरल स्मिथर्स से युद्ध के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन स्मिथर्स बहुत ही रेसिस्ट आदमी होता है और मेजर से डायरेक्टली बात करने को मना कर देता है। उसे निगर भी बुलाता है, जिससे मेजर भड़क जाता है और उस पर गन तान देता है। लेकिन वहाँ पे बैठा ऑसवाल्डो, जो कि खुद एक हैंगमैन है, कहता है अगर तुमने इस निहत्ते बुजुर्ग आदमी पे कोई नुकसान पहुंचाया तो जेल चले जाओगे। मेजर गन वापस हॉल्स्टर में रख देता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। डिनर के वक्त मैनिक्स मजाक करते हुए मेजर से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास प्रेसिडेंट का लेटर है। मार्किस बोलता है कि हाँ है, क्या हुआ? मैनिक्स बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली ब्लैक आदमी के पास लिंकन का लेटर होना कोई मजाक से कम नहीं, बोल के हंसने लगता है।
ये सब सुनने के बाद रूथ भी थोड़ा डाउट में पड़ जाता है। वो मेजर से पूछता है क्या मैनिक्स सच बोल रहा है, वो लेटर नकली है। मेजर आखिरकार हंसते हुए कहते हैं कि वो लेटर नकली है, लेकिन उसी लेटर की वजह से लोग मेरी ज्यादा इज्जत करते हैं और तुमने भी वो लेटर के बारे में सुन के ही मुझे लिफ्ट दिया था, हालांकि तुमको बेवकूफ बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये बोल के मेजर वहाँ से चले जाते हैं जनरल स्मिदर से बात करने। मेजर स्मिदर से अपने फैमिली के बारे में पूछते हैं और स्मिदर्स बताता है कि मेरी फैमिली तो है, लेकिन मेरा बेटा कुछ साल पहले मर चुका है। मेजर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे से कुछ साल पहले मैं मिला था। स्मिदर्स पूछता है कि क्या तुम चार्ल्स को जानते थे और तुम उससे कब मिले थे। मेजर कहता है कि कुछ साल पहले जब मेरे सर पे 5,000 का इनाम था, तब वो मुझे मार के वो बाउंटी हासिल करना चाहता था और इसीलिए यहाँ आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद मेरा शिकार बनने जा रहा है। ये कहते हुए मेजर जानबूझ के स्मिदर के चेयर के साइड पे अपना गन रख देता है। चार्ल्स मुझे मारने आया था और तब मुझे पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है, तो मैंने उसे नंगा करके बर्फीले घाटी में मीलों तक चलाया। वो मुझे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैंने उसे मार डाला। ये सब सुन के जनरल स्मिदर्स आग बबूला हो जाता है और उस गन से मेजर को शूट करने ही जा रहा होता है। तब मेजर अपने दूसरे गन से स्मिदर्स को ही शूट कर देता है। दरअसल मेजर की ये बताई हुई स्टोरी सच है या झूठ फिल्म में क्लियरली नहीं दिखाया, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जनरल को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी, इसलिए पहले उसी के चेयर पे गन रख दिया, फिर उसे उसके बेटे की स्टोरी बताई। जब जनरल ने गन उठाया तब जाके मेजर ने उसे शूट कर दिया ताकि पूरा सीन एक सेल्फ डिफेंस जैसा लगे। मैनिक्स अपने लिए एक कॉफी बनाता है, तभी अचानक से रूथ खून की उल्टियां करने लगता है और ओबी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो कॉफी पीने के बाद से मैनिक्स अपना कप फेंक देता है, रूथ डेजी के ऊपर टूट पड़ता है। तभी मारपीट के दौरान उसके हाथ में रूथ का गन आ जाता है और वो रूथ को शूट कर देती है। ये सब देखने के बाद मेजर डेजी से गन छीन लेता है और सबको एक लाइन में खड़ा करके पूछता है कि तुम में से किसने कॉफी में जहर मिलाया था, और जिसने भी मिलाया था वो डेजी से मिला हुआ है और सिर्फ डेजी ने ही उस आदमी को कॉफी में जहर मिलाते हुए देखा था। लेकिन वो मैनिक्स को अपनी तरफ बुलाता है क्योंकि उसने खुद कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया था। उसे बोलता है कि अगर तीनों में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसे गोली मार देना। पूछताछ के दौरान वो मैक्सिकन बॉब से बोलता है कि मुझे तुम पे बहुत पहले से ही शक था। मैंने मिनी के हाथ का बनाया हुआ स्टू बहुत बार खाया है और आज का स्टू भी उसी के हाथ का बनाया हुआ लगता है। अगर वो एक हफ्ते से यहाँ नहीं है तो उसने स्टू कब बनाया। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलता है, वो बोलता है कि 2.5 साल पहले यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था जिसमें लिखा हुआ होता है कि डॉग्स एंड मैक्सिकन्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि मिनी को मैक्सिकन्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। बॉब को पता चल चुका है कि उसका झूठ आखिरकार पकड़ा जा चुका है और उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए मेजर बॉब को शूट कर देता है। इसके बाद मेजर कहता है अगर तुम दोनों में से किसने कॉफी में जहर डाला था नहीं बताओगे तो ये सारा कॉफी में डेजी को जबरदस्ती पिला दूंगा। ये सुन के जो गेज कबूल कर देता है कि उसी ने कॉफी में जहर डाला था। उसी वक्त फ्लोर पे छुपा हुआ एक आदमी मेजर को नीचे से शूट कर देता है। चैप्टर 5 द 4 पैसेंजर्स। ये सभी इंसिडेंट से पहले सुबह ही एक स्टेज कोच आता है, उसमें बॉब, मोब्रे और गेज और जूडी होते हैं। दरवाजे पे उन्हें चार्ली मिलता है जो घोड़ों को अस्तबल में रखता है। जूडी सभी पैसेंजर्स को अंदर लेके मिनी से मिलवाती है और मिनी के असिस्टेंट डेव जनरल स्मिदर्स के साथ चेस खेलते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद वो 4 पैसेंजर सभी को मार डालते हैं, लेकिन सैनफोर्ड को छोड़ देते हैं ताकि सारा सीन नेचुरल लगे और किसी को कोई शक ना हो। ये चारों पैसेंजर डेजीज के गैंग मेंबर्स होते हैं और डेजी को यहाँ से रूथ के चुंगल से छुड़ाने आए हैं। उनमें से सभी वहाँ बैठ जाते हैं, सिर्फ जोड़ी जो कि डेजी का भाई है वो फ्लोर के अंदर छुप जाता है। कहानी फिर से आ जाती है प्रेजेंट में। मैनिक्स और मेजर दोनों बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं शूट आउट के बाद। वो जूडी को बाहर आने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो बाहर आता है हम देखते हैं कि मेजर उसके सर में शूट कर देता है। डेजी इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो मेरे नाम का बाउंटी तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि रेड डॉग में हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं और तुम उनसे जिंदा बच नहीं पाओगे। वो मैनिक्स के साथ डील करने की कोशिश करती है और कहती है कि इससे अच्छा है तुम मेजर को ही मार दो और हमारी टीम में आ जाओ, कम से कम तुम जिंदा बच तो जाओगे। मेजर गुस्सा होकर डेजी के पैर में गोली मार देता है। इसके बाद दोनों टीम के बीच शूट आउट शुरू हो जाता है और मेजर मोब्रे और जो दोनों को शूट कर देता है। वो डेजी को भी शूट करने जा रहा ही होता है कि बदकिस्मती से उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। वो मैनिक से गोलियां मांगने लगता है, लेकिन
वो एक तरह से कंफ्यूज हो चुका है कि वो किसका साइड ले, डेजी का या फिर मेजर का। वो डेजी से डील करने लगता है क्योंकि मोब्रे और जो गेज के नाम पे भी बाउंटी है, वो दरअसल डेजी के साथ डील करने का नाटक कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई गैंग भी बचा होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे गैंग में सिर्फ तुम ही बची हुई हो। ज़्यादा खून बहने की वजह से मैनिक्स बात करते करते बेहोश हो जाता है और मेजर भी चल नहीं सकता। इस बात का फ़ायदा उठा के डेजी रूथ का हाथ काट के अपने आप को हथकड़ी से आज़ाद कर देती है। डेजी किसी तरह मैनिक्स का गन झपटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो उठ जाता है और उसे शूट कर देता है। मैनिक्स डेजी को सर में शूट करने जा ही रहा होता है, तभी मेजर कहता है कि रूथ डेजी को फांसी देना चाहता था और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, हमें वही करना चाहिए। और ये कहते हुए वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वो डेजी के गले में फंदा डाल के उसे वहीं लटका देते हैं। मूवी के एंड में मैनिक्स और मेजर भी मरने वाले होते हैं और मैनिक्स उस वक्त वो लिंकन लेटर पढ़ता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।